गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारा सेकंड टॉपिक है पॉलिटी का, जो कि सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फर्स्ट टॉपिक हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है असेंबली क्लासेस में। ठीक है, तो इसमें हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थ्योरी की वो देखेंगे, फिर वही अपना मोडस ऑपरेंडी रहेगा। उसके बाद हम अपना PYQ करेंगे, फिर उसके बाद जो लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसकी थ्योरी पार्ट में यदि हम आते हैं तो थ्योरी पार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो भी सैलिएंट फीचर क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी बात करेंगे। जैसे पहला यदि हम देखते हैं तो लेंथियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो भी जहां मुझे लगेगा कि ये ब्रीफ में बताना है, इंपॉर्टेंट कम है, वो मैं ब्रीफ में बताऊंगा। जहां डिटेल में बताना होगा वहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो लेंथियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका क्या रहता है, सिंपल कि हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप के होते हैं आपके, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिटर्न की बात करते हैं तो हम इंडिया की बात करते हैं, आपके USA की बात करते हैं, अनरिटर्न में आपके ब्रिटेन की बात करते हैं। ठीक है, लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन होने का क्या कुछ रीजन है आपके, हम 4 रीजन जो बेसिकली बताते हैं। पहला जोग्राफिकल फैक्टर बताते हैं। जोग्राफिकल फैक्टर में हम क्या बताते हैं कि इंडिया की कितनी वास्टनेस है जोग्राफिकली, और डाइवर्सिटी कितनी है, मतलब कितना फैला हुआ और कितनी विभिन्नता है इंडिया में। ठीक है, सेकंड जो हम बोलते हैं वो हिस्टोरिकल फैक्टर बोलते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर में हम क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने बेसिकली स्ट्रक्चरल जो फीचर लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो वहाँ से लिए हैं। ठीक है, तो वो खुद ही एक लेंथी डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, थर्ड जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कि एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेंटर एज वेल एज स्टेट। ठीक है, फोर्थ जो हम पॉइंट बोलते हैं इसमें वो बोलते हैं कि ये आपका डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज, मतलब जो आपके उस टाइम के जो भी एडवोकेट थे वो मोस्टली आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टेक पार्ट कर रहे थे, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट इतना डिटेल्ड बनाया है। दूसरा, इसकी लैंग्वेज भी यदि हम कॉम्प्लेक्स देखते हैं लैंग्वेज, तो वो भी आपकी जनरली हम क्या बोलते हैं कि लीगल ल्यूमिनरीज के द्वारा यदि ये लिखा गया है तो उसकी वजह से। ठीक है, इसीलिए हमने सिंबल और जो सील बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमने लास्ट क्लास में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, वो आपका एलिफेंट होता है। ठीक है, इसमें बस आपको इतनी ही चीजें जानने की जरूरत है। दूसरा, हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बात भी की थी, इसमें एक प्रीएम्बल है। बाकी आपके उस टाइम के कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल्स थे, किसमें डिवाइडेड 22 पार्ट्स की बात करते हैं हम, और 8 शेड्यूल थे उस टाइम आपके। ठीक है, दूसरा जब हम पॉइंट बोलते हैं इसमें, वो हम बोलते हैं ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम बोलते हैं ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत डिटेल में हम करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, और बाकी जो थ्योरी का पार्ट हम ब्रीफली वो देखते जाते हैं। तीसरा जो हम पॉइंट बोलते हैं इसमें, तीसरा पॉइंट बोलते हैं हम, इट इज ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, ब्लेंड का मतलब मिक्सचर, रिजिडिटी मतलब कठोरता, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो इजी काम हो। ठीक है, तो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज लेके आना है तो वो आप फ्लेक्सिबल मतलब इजी तरीका है आपको चेंज लेके आने का। ठीक है, रिजिडिटी मतलब आपको बहुत ज्यादा एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज लेके आना है। ठीक है, तो यदि हम इसमें बात करते हैं तो इंडिया क्या है, इंडिया की यूनिक फीचर क्या है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी में क्या बोल सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी से हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, तो इसमें हम क्या बात करते हैं सिंपल मेजोरिटी से, जैसे कि आपका कोई भी स्टेट का नाम चेंज करना हो, कुछ बाउंड्री से इश्यूज हो, आर्टिकल 2 और 3 की जो हम बात करते हैं। ठीक है, रिजिडिटी की बात करते हैं तो रिजिडिटी में अंडर आर्टिकल 368 की बात करते हैं हम। अंडर आर्टिकल 368 आपकी जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की वो गिवन है, उसमें 2 टाइप की स्पेशल मेजोरिटी आपकी गिवन है। ठीक है, एक स्पेशल मेजोरिटी पहली क्या बोलती है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात कर रही है। ठीक है, जो भी मेंबर है प्रेजेंट और वोटिंग, उसके साथ में प्लस में आपकी टोटल मेंबरशिप की, जो भी टोटल मेंबरशिप होती है आपकी पार्लियामेंट की, उसकी मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड जो ये हम डिटेल में करेंगे जब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, तो उसमें जो ये मेजोरिटी है क्या प्रेजेंट एंड वोटिंग, आप शायद कंफ्यूज हो गए हो।
तो वो हम डिटेल में करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सेकंड जो है आपकी, वो आपकी स्पेशल मेजोरिटी क्या है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, एज वेल एज प्लस में आपकी स्टेट की रेटिफिकेशन। कितने स्टेट होने चाहिए इसमें, जितने भी आपके स्टेट हैं उसके हाफ, ठीक है। तो हाफ यदि आपके स्टेट रेटिफाई कर रहे हैं किसी चीज को, प्लस में स्पेशल मेजोरिटी है, तो वो आपकी हम एक यूनिक आपका क्या होता है, ये स्पेशल मेजोरिटी होती है यदि कोई भी फेडरल फीचर से रिलेटेड है कोई भी चीज, तो उसको अमेंड करने के लिए, ठीक है। और इसमें आप क्या देख सकते हो, सबसे ज्यादा रिजिड की बात करें तो यूएससी का हम बोलते हैं, और फ्लेक्सिबल की बात करें तो वो हम किसकी बोलते हैं, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना तीसरा फीचर था। फोर्थ फीचर क्या है आपका, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इसका मतलब क्या है कि इंडिया का यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो स्ट्रक्चर तो फेडरल जैसा दिखता है, लेकिन यदि उसकी सोल देखें, स्पिरिट देखें, उसका एसेंस देखें, वो यूनिटरी की तरफ आपका झुका हुआ है। बायस मतलब झुका हुआ है आपकी यूनिटरी की तरफ, मतलब यूनिटरी फीचर ज्यादा है, ठीक है। तो हम इसमें क्या पढ़ सकते हैं, हम इसमें पढ़ सकते हैं कि फेडरल फीचर क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में और यूनिटरी फीचर क्या है, ठीक है। यदि हम फेडरल फीचर की बात करेंगे तो फेडरल फीचर में हम क्या देखते हैं, आपकी जहां भी दो गवर्नमेंट मतलब सेंटर और स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या है आपका, कि लोकसभा दो हाउस, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहे हैं, या स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फेडरल फीचर क्या आपके, यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या रिटर्न होगा तो फेडरल फीचर हम बोलते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा तो फेडरल फीचर बोलते हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होगी तो भी हम फेडरल फीचर बोलते हैं, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं फेडरल फीचर में, आपका शेड्यूल 7 क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ पावर। ये भी हम देखेंगे लास्ट में, डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें फेडरलिस्ट से हम डिफाइन करते हैं चीजों को, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। तो ये चीजें, ये आप याद रखना, काफी बार क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन बोल देते हैं कौन सा फेडरल फीचर है कौन सा यूनिटरी फीचर है, ठीक है। यूनिटरी में हम क्या बोल सकते हैं, आपकी सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस है आपके, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है आपका। ये सब यूनिटरी फीचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये भी हम समझेंगे क्या कुछ होता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है आपकी, ठीक है। और गवर्नर अपॉइंटेड बाय यूनियन या एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो हम प्रेसिडेंट से अपॉइंट करवाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और हम इसमें क्या देख सकते हैं, इसमें जो आपको याद रखने की चीजें हैं फेडरल से रिलेटेड जो आती हैं आपकी, चार चीजें आपको याद रखनी है। पहली, क्वेसी फेडरल, किसने टर्म दी थी आपकी, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरल, ठीक है। बार्गेनिंग फेडरल, ठीक है। और आपका फेडरल विद यूनिटरी बायस, या हम इसको दूसरी एक लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ठीक है। ये आपके किसने दिया था, केसी वेयर ने दिया था। थोड़ी सी आपको राइटिंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो मैं उसको थोड़ा सा धीरे धीरे लिखने की ट्राई करता हूँ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने दिया था आपके, ग्रेनविल ऑस्टिन ने दिया था, ठीक है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने दिया था आपका, मॉरिस जोन ने दिया था, ठीक है। आपका फेडरल विद यूनिटरी बाइस या फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी किसने दिया था, आइवोर जेनिंग ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका, ये आप याद रखना क्योंकि पूछ लेते हैं काफी बार, ठीक है। इसके बाद जो हम पांचवा जो हमारा फीचर है, वो हमारा फीचर क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
ठीक है। इसमें इंडिया ने वाई इंडिया चोज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया ने क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज किया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रायर होती है रादर देन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस में प्रायर होती है आपकी, प्रायर मतलब जो जो तवज्जो देते हैं स्टेबिलिटी को ज़्यादा, वो होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें प्रायर होती है। दूसरा क्या होते हैं, इसमें हम इंश्योर करते हैं कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, बिटवीन लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। इसमें हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर मिलती है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर का मीनिंग क्या है कि सबकी अपनी अलग अलग पावर है, कोई भी दूसरे के डोमेन में या दूसरे के जो हिस्से आ रखी है पावर उसमें वो टेक पार्ट नहीं ले सकता। ठीक है, और हम इसमें और क्या देख सकते हैं कि यदि हमें देखना हो तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम देख सकते हैं। ये भी काफी बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, इसी को हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी को ही हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। और काफ़ी जो स्कॉलर होते हैं, पॉलिटिकल स्कॉलर, इसको प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, और बाकी इसमें फीचर यदि हम देखें तो फीचर आपके लिए काम की नहीं है, तो मैं फीचर को अभी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिक्स्थ हम फीचर देखते हैं। जो सिक्स्थ इसका यूनिक फीचर, सैलिएंट फीचर है, वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। जुडिशियल सुप्रीमेसी हम किस में देखते हैं, मोस्टली जुडिशली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे, वो आपकी यूएसए में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पार्लियामेंट्री सोवर्निटी हम कहाँ देखते हैं, ब्रिटेन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या है, दोनों का मिक्सचर। दोनों का हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि पार्लियामेंट के पास में सोवरन है, कैसे कि वो अंडर आर्टिकल 368 आपका कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। ठीक है, कोई भी नेसेसरी चेंजेस लेके आने हो टाइम के साथ वो लेके आ सकती है। इसलिए पार्लियामेंट्री हम सोवर्निटी का बात कर रहे हैं। जुडिशियल सुप्रीमेसी की कैसे बात कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है, जुडिशियल सुप्रीमेसी की हम कैसे बात कर रहे हैं इसमें कि जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू है। यदि पार्लियामेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेके आती है तो वो जुडिशियल रिव्यू के तहत हम उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का ब्लेंड है। ठीक है, यदि हम अगला फीचर देखते हैं, सेवंथ फीचर क्या है इसका, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी आपकी। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड मतलब आपकी लेयर बनी हुई है। लेयर मतलब पहले क्या आ रहे हैं आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं आपके। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के बाद क्या आ रहा है आपका हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो इंटीग्रेटेड है। ठीक है, इंटीग्रेटेड। दूसरा और हम क्या बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम इंटीग्रेटेड कैसे हमारा इंश्योर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में हम एपलेट ज्यूरिडिक्शन के तहत हम वहां पे अपनी अपील कर सकते हैं। यदि हाई कोर्ट का डिसीजन हमें पसंद नहीं आया तो हम सुप्रीम कोर्ट में एपलेट के तहत हम जा सकते हैं बाय वे ऑफ अपील। ठीक है, अंडर आर्टिकल कौन से हैं आपके, अंडर आर्टिकल कौन से आपके 132, 133, 134 के तहत। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को और हम क्या बोलते हैं, फेडरल कोर्ट भी बोल देते हैं हम। ठीक है, और दो चीज जो बहुत ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो आप क्या याद रखोगे, दैट सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। गारंटर मतलब यही केयर टेकर है आपका, गारंटी देता है फंडामेंटल राइट आपके बिल्कुल आपके सुरक्षित रहेंगे। ये कौन गारंटी दे रहा है, आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल जो केयर टेकर होता है। ठीक है, दूसरा और हम क्या बोल सकते हैं इसमें, सुप्रीम कोर्ट क्या है आपका, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन मतलब, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, गार्जियन का मतलब क्या होता है, गार्जियन का मतलब होता है जो ध्यान रखता है। ठीक है, केयर टेकर टाइप ही होता है। ठीक है, ये गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट है, ये आपके गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये दोनों चीज आप याद रखोगे।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इंटीग्रेटेड, तो ये आपका इससे इंश्योर हो गया। इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर होता है? इंडिपेंडेंस मतलब जुडिशरी के काम में पार्लियामेंट दखल ना करे। तो और यदि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी कोई भी एक्शन ले रही है तो उसमें बीच में ही जुडिशरी का ये नहीं है कि भाई टेन्योर खत्म हो गया किसी जज का, तो उसके लिए कुछ कुछ ऐसे प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट काम कर रहे। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो हम बात करते हैं, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मीनिंग क्या है? यदि आप अपॉइंट कर दिए गए तो आपका टेन्योर सिक्योर है अनटिल एंड अनलेस आपका पार्लियामेंट के थ्रू एक पूरा प्रोसेस ना हो आपको रिमूव करने का। ठीक है। जैसे फिक्स सर्विस कंडीशन हम इसमें एक ऐड करते हैं इंडिपेंडेंस में। ठीक है। इंडिपेंडेंट में क्या है आपका? फिक्स्ड सर्विस कंडीशन। ठीक है। ऐसे ही आपका जैसे कि जो आपकी सैलरी होती है वो चार्ज ऑन द कॉन्स्टिट्यूटिव फंड ऑफ इंडिया से होती है। ठीक है। तो और आपका आर्टिकल जो 50 होता है, आर्टिकल 50 किस में आता है आपका? डीपीएसपी में। डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 50 क्या बोलता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव आपके सेपरेट रहेंगे। ठीक है। ठीक है। अब अगला, ये हमारा 7 था। 8th फीचर क्या है अपना? सैलिएंट फीचर क्या है? फंडामेंटल राइट्स। इसको हम पूरा एक चैप्टर आएगा फंडामेंटल राइट्स को, उसमें ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अभी हम इसमें देख लेते हैं कि ये आपका क्या प्रमोट करता है। प्रमोट करता है आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। ठीक है। दूसरा और हम इसमें क्या देखेंगे? आपके आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपके इसमें आते हैं। इसमें इसमें आपके पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी है, वो आपका एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है। अंडर आर्टिकल 31 जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत आपका एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है। अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है। ये आपका जस्टिसिएबल है, एनफोर्सिएबल है। ठीक है। लेकिन नॉट एब्सोल्यूट। ये याद रखना कि ये एब्सोल्यूट नहीं है आपके फंडामेंटल राइट। आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हम जो भी चेंजेस लेके आना चाहते हैं वो लेके आ सकते हैं। नॉट एब्सोल्यूट या नॉट सैक्रोसैंक्ट बोलते हैं हम इसको। ठीक है। तो ये आप अपना याद रखना। जैसे कि हम 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने एक आपका अंडर आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन प्रोविजन है वो आपका ऐड किया था। ठीक है। नॉट सैक्रोसेंट। ठीक है। ये आप अपना याद रखना जो चीज़ें इसके रिलेटेड है। और इसमें मेन चीज़ मैंने आपको बता दिया है। एक और चीज़ लिख लो, आर्टिकल जो 32 होता है इसमें, वो B.R. अम्बेडकर जी ने बोला था ये आपका आर्टिकल हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। हम 9th प्रोविजन क्या है अपना? 9th प्रोविजन है अपना डीपीएसपी। ठीक है। ये थोड़ा सा लैग कर रहा है। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? B.R. अम्बेडकर जी ने। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कौन सा आर्टिकल आपका हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो B.R. अम्बेडकर जी ने बोला था, फंडामेंटल राइट में आता है आपका। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है? डीपीएसपी। डीपीएसपी आपका 9th हम डिस्कस करेंगे। डीपीएसपी आपका सैलिएंट फीचर है। डीपीएसपी को नोवल फीचर किसने बोला था? नोवल फीचर फिर आपके B.R. अम्बेडकर जी ने डीपीएसपी को नोवल फीचर बोला था। ठीक है। उसके अलावा यदि हम बोले कि डीपीएसपी को हमने मेनली कैटेगराइज किस में किया है? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज। ठीक है। इसमें नोवल फीचर किसने बोला? आपका B.R. अम्बेडकर जी ने। ठीक है। दूसरा, इसको हम कैटेगराइज कैसे करते हैं? सोशलिस्ट में, गांधीयन में, और आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल्स में। अब एक बात बताओ, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कैटेगराइजेशन दे रखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा। ठीक है। नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको कैटेगराइज किया है डीपीएसपी को।
ठीक है, ये आपका क्या प्रमोट करता है, ये आपके पर प्रमोट करते हैं डीपीएस से हम क्या देख रहे हैं, प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, और इसमें फिर हम क्या करेंगे, ये नॉन एनफोर्सिएबल है एंड नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, ठीक है, नॉन एनफोर्सिएबल एंड जस्टिसेबल। 10th आपका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज कहाँ से हमने आइडिया लिए, यूएसएसआर। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल के अंडर आती है, 51A। मतलब कोई ना कोई अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट कौन से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्वेश्चन ये भी बन जाता है, किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन आई, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, ये आपकी जैसे डीपीएसपी होता है ऐसे ही आपकी नॉन जस्टिसिएबल एंड नॉन एनफोर्सिएबल है। ठीक है, टोटल कितनी है आपकी डीपीएसपी, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है 11। ठीक है, 10 तो आपकी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के है, एक जो 11 जो आपकी आई थी वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। और किस किस में चेंजेस हुए थे इसके तहत, आपके फंडामेंटल राइट में अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है, डीपीएसपी में अंडर आर्टिकल 45। और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का हम देख ही चुके हैं, 11th आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और इसमें हम क्या देख सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी ओनली फॉर सिटीजन्स होती है आपकी। ठीक है, और कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज में हम कुछ देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट का हम जो डिस्कशन रहेगा वो हम पार्ट के टाइम पे कर लेंगे। ठीक है, 11 जो आपका यूनिक फीचर है वो आपका सेक्युलर है, सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट आपके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक पॉजिटिव, एक आपका नेगेटिव। इंडिया किस में लाई करता है, पॉजिटिव में। ये आपका वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म है वो इसमें लाई करता है। इसमें क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। ठीक है, इसमें सेपरेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टेट रहेगा वो सभी रिलीजन को इक्वली प्रमोट करेंगे। ठीक है, इसमें आपका सेपरेशन का जो इशू है वो इसमें नहीं होता है इंडियन में, पॉजिटिव में। ठीक है, यदि हम इंडियन का पॉजिटिव सेकुलरिज्म देखते हैं तो कहाँ हमें दिखता है, हमारा प्रियम्बल में क्या, कि जब हमने सेकुलर वर्ड ऐड किया, सेकुलर वर्ड कौन से अमेंडमेंट के तहत किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और कौन कौन से वर्ड ऐड किए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट और आपका इंटीग्रिटी। ठीक है, इसके अलावा और भी सारे आर्टिकल होते हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, 15 है। ठीक है, आपके 25, 6, 7, 8, 29 काफ़ी आर्टिकल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका 12th है वो क्या है, आपका यूनिक फीचर, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कौन से, अंडर आर्टिकल 326। इसका मतलब क्या है कि आपके यदि 18 ईयर्स आपके हो चुके हैं, ठीक है, तो आप वोटिंग राइट के अधिकार है, तो आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी कास्ट, आपके रेस, जेंडर, सेक्स के प्रति। ठीक है, और इसमें पहले जो एज देखते हैं, एज क्या थी, 21। 18 एज, अब कितनी एज है, 18। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कब आया था, 1989। ठीक है, ये सब चीज़ें आप इसमें याद रखना। 13 जो हम देखते हैं, 13 कौन सा आपका, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप मतलब इंडिया में यदि हम देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप, तो इंडिया में यदि नेशन हो, नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, एक ही सिटीजनशिप है। यूएसए में अलग अलग आपकी, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे अलग अलग आपकी। ठीक है, यदि हम 14 देखते हैं, 14 फीचर क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ का मीनिंग क्या है, कि कुछ ऐसी बॉडीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के नाम से हैं, जो कि आपकी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती हैं या प्रमोट करती हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल
बॉडीज कौन कौन सी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बल्कवार्क ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है, या डेमोक्रेटिक सिस्टम। कौन कौन सी है, जैसे ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, आपका एसपीएससी, बाकी कैग। कैग को हम और क्या बोलते हैं, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ये याद रखना, कभी फाइनेंस कमीशन में कंफ्यूज हो, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैग का काम क्या है, ऑडिटर का, ठीक है। तो ऑडिटिंग करता है किसकी, जो अकाउंट्स होते हैं सेंटर और स्टेट के, ठीक है। तो उसका प्रोटेक्टर का काम किसका है, कैग का, ठीक है। ये सब आप चीज़ याद रखोगे, ठीक है। 15th जो आपका रहेगा, 15th क्या है आपका, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन एक अलग से चैप्टर है, वो हम डिटेल में वहाँ करेंगे, यहाँ थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। आपका 352 से 360 आपके आर्टिकल में डील करता है, ठीक है। पहली आपकी नेशनल इमरजेंसी हम बोलते हैं, या प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बोलते हैं। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। क्या, किस टाइप पे लग सकती है, वॉर पे, एक्सटर्नल एग्रेशन पे, ठीक है, और आर्म रेबिलियन पे। पहले यहाँ आर्म रेबिलियन की जगह पे आपका क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये रिमूव आर्म रेबिलियन में कब कन्वर्ट हुआ आपका, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1978, ठीक है। सेकंड हम क्या बोलते हैं, जो स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, या प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। इसमें दो क्या होती है, अंडर आर्टिकल 356 क्या होता है कि स्टेट यदि कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो अंडर आर्टिकल 356, या स्टेट सेंटर ने कोई डायरेक्शन दी है उसके अंडर नहीं चल रहा है, तो भी आपका स्टेट इमरजेंसी लग सकती है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 365, ठीक है, ठीक है। फिर आपके आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी हम क्या देखते हैं, कौन से आर्टिकल का, अंडर आर्टिकल 360। इंडिया में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है आज तक, बताइए, नहीं, इंडिया में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है। किस बेसिस पे लगती है, यदि यदि आपकी कंट्री की स्टेबिलिटी या क्रेडिट जो कंट्री का है, यदि वो खतरे में है, तो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है आपकी, ठीक है। इसके अलावा जो हम 16 देखेंगे, 16 आपका कौन सा है, ये 15 आपका, 16 आपका कौन सा, 3 टायर गवर्नमेंट। थ्री टायर गवर्नमेंट मतलब लोकल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट कौन से आपकी, एक पंचायत की बात कर रहे हैं हम विलेज लेवल पे, एक आपकी हम म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। पंचायत में आपका क्या होता है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। ये आपके 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। इसमें आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं, 29 सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें आपके 18 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इतना पता लग गया आपको। ये आपके स्केड्यूल 11 में आते हैं, ये आपके स्केड्यूल 12 में आते हैं, ये हम उसमें भी देखेंगे, स्केड्यूल पढ़ेंगे जब। 17 आपका क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन से आर्टिकल के अंडर है आपका, अंडर आर्टिकल 43B, ठीक है। बी है मतलब कोई ना कोई अमेंडमेंट है, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपका 2011 का है, वो इससे डील करता है, ठीक है। इसमें क्या कुछ चेंजेस यदि हम देखें, तो क्या कुछ चेंजेस हम देखते हैं, फंडामेंटल राइट में अंडर आर्टिकल 19 में आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हो, ठीक है। डीपीएसपी में हमने देख लिया, 43B की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और आपका पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं आपकी, ठीक है। इसके अलावा अब हम जो हमने बात की थी सोर्सेज की, अब जो मेन चीज़ है वो सोर्सेज है। सोर्सेज आप यहाँ पे ध्यान दोगे, सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बात करते हैं, ठीक है। पहला जो हम बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, मेनली आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है ना, उसकी बात करेंगे। जैसे कि आपकी फेडरल जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, या फेडरल जो स्कीम है, वो इसमें डील होती है आपकी, ठीक है। जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने लिया गया है। दूसरा, इमरजेंसी जो प्रोविजन है, वो आपके
इमरजेंसी प्रोविजन का जो स्ट्रक्चर है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है, और गवर्नर ऑफिस और आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं वो आपकी सारी यहाँ से ली गई है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कार्बन कॉपी है कौन से एक्ट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 60 से 70% हमने यहाँ से लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट से या ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम क्या क्या देखते हैं, इसमें जो भी प्रिविलेजेस होते हैं पार्लियामेंट्रियंस की वो हम देखते हैं इसमें। ठीक है, पार्लियामेंट जो प्रिविलेजेस होती हैं वो यहाँ होती है आपकी। ठीक है, और इसमें क्या देखते हैं, बाइकैमरलिज्म देखते हैं हम। ठीक है, रूल ऑफ लॉ देखते हैं हम। ठीक है, रूल ऑफ लॉ के अलावा इसमें दो दो चीज आप याद रखोगे, पहला सिंगल सिटीजनशिप हमने यहाँ से लिया है, दूसरा प्रेरोगेटिव डेट्स। ठीक है, ये सब आप यहाँ पे याद रखोगे। ठीक है, ब्रिटिश पे। फिर आपका कौन सा आता है, फिर आपका आता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फिलोसफिकल जो पार्ट हम बोलते हैं यूएस से हमने वो लिया है। ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स आपके। ठीक है, आपका जो जुडिशरी, क्योंकि वहाँ पे जुडिशरी सुप्रीमेसी है, तो जुडिशरी वाले जो फीचर हमने यहाँ से लिए हैं। बाकी जुडिशरी का स्ट्रक्चर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है, लेकिन जुडिशरी के बाकी जो इंडिपेंडेंस है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू है, वो सारे फीचर हमने यहाँ से लिए हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। थोड़ा सा आईपैड थोड़ा सा हैंग हो रहा है बीच बीच में। ठीक है, और बाकी हमने क्या लिया है, इम्पीचमेंट हो, क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने कहाँ से लिया है, हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, और आपका क्या लिया है हमने, अरे यार, ठीक है, तो रिमूवल ऑफ एससी और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस का जो रिमूवल प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने, ठीक है, वो हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। जो भी आप प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो या आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो या आपका जुडिशरी से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ें हैं वो हमने कहाँ से ली है, यूएसए से ली है। ठीक है, बाकी और हम देखें और हमने क्या कुछ लिया है यूएसए से। ठीक है, जो आपका पोस्ट है जो वाइस प्रेसिडेंट की, वो हमने वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो हमने यूएसए से ली है। ठीक है, बाकी हम दूसरा क्या आता है आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश भी फिलोसफिकल पार्ट है आपका। जैसे हम डीपीएसपी बोलते हैं, तो कहाँ से लिया हमने डीपीएसपी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, और राज्यसभा के यदि हम नॉमिनेटेड मेंबर की बात करते हैं, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, तो वो हमने कहाँ से लिया है, आयरिश से लिया है। ठीक है, दूसरा प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है वो हमने लिया है यूएसए से। और प्रेसिडेंट के यदि हम बात करें इलेक्शन, मेथड ऑफ इलेक्शन की, ठीक है, वो हमने लिया है आयरिश से। ठीक है, ये तीन चीज़ आप यहाँ पे याद रखोगे, आयरिश से हमने क्या कुछ लिया है। फिर हमने कनाडा से लिया है। कनाडा की यदि हम बात करें तो कनाडा आपके आपको याद कैसे रखना है, जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने की बात करें वो कनाडा की बात करने लग रहे हैं। कनाडा में क्या है, जो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। बाकी रेज्यूडरी पावर, रेज्यूडरी मतलब जो आपके तीन सब्जेक्ट में नहीं आ रही, बाकी जो भी पावर बचती है, तीन लिस्ट को छोड़ के जो भी पावर बच गई वो आपकी रेज्यूडरी पावर कहलाती है, वो सेंटर के पास होती है आपकी। ठीक है, दूसरा और कैसे हम सेंटर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जब गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है, आपका सेंटर करता है। तो ये हमने कहाँ से लिया प्रोविज़न, ये हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, बाकी और यदि हम देखते हैं तो एडवाइजरी जूरिसडिक्शन है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट की होती है, जो अंडर आर्टिकल 143 एडवाइजरी जूरिसडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, वो हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को कैसे, कनाडा को कैसे याद रखें, स्ट्रॉन्ग सेंटर से। ऑस्ट्रेलिया को हम कैसे याद रखेंगे, जो मिलाने का काम कर रही है, जैसे जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न।
ठीक है, कंकरेंट लिस्ट का प्रोविजन, ठीक है, जो मतलब मिलाने का काम कर रही है, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स का, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स, ठीक है, जो मिलाने का काम कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, ठीक है, तो हम वो वहाँ से याद रखेंगे, जो भी आपका जॉइंट सेटिंग हो गई, आपकी कंकरेंट लिस्ट, वेमार मतलब जर्मनी, ठीक है। अब एक बात बताओ, जर्मनी में कौन था, हिटलर, जब हिटलर वहाँ पे रहेगा तो आपके फंडामेंटल राइट्स आपके इमरजेंसी के टाइम पे सुरक्षित रहेंगे, नहीं, वो सस्पेंड हो जाएंगे, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट का जो प्रोविजन है, ठीक है, आपके इमरजेंसी के दौरान, वो हमने कहाँ से लिया है, ठीक है, वो हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से, हिटलर से आप याद रखोगे जर्मनी का, ठीक है। फिर आप कौन आता है, सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन को आप कैसे याद रखोगे, सोवियत मतलब जो आपकी रसिया आज के दिन में, ठीक है, पहले यूएसएसआर बोलते थे, अब रसिया। अब इसको याद कैसे रखोगे आप इसको सिंपल याद रखोगे, रसिया एक सोशलिस्ट कंट्री थी, जो सोशलिस्ट कंट्रीज होती है ना, वो आपकी ड्यूटीज पे ज़्यादा फोकस करती है रादर देन राइट्स, ठीक है, ड्यूटीज पे और जस्टिस पे। जस्टिस कौन, कैसा कैसे जस्टिस, पॉलिटिकल भी होना चाहिए, ठीक है, सोशल भी होना चाहिए, और इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए, ठीक है। तो जो सोशलिस्ट कंट्री होती है वो किस पे ज़्यादा फोकस करती है, ड्यूटीज एंड जस्टिस पे, ठीक है। फिर आपका कौन सा आता है, आपका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वेस्टर्न की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न किसकी बात करेंगे, रिपब्लिक की, ठीक है, आइडिया की बात करेंगे, किस कौन कौन से आइडिया की, लिबर्टी की, इक्वलिटी के, जो मॉडर्न आइडियाज हैं आज हमारे, ठीक है, और फ्रेटर्निटी की, ठीक है। और आपका कौन कौन से हैं, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन से हमने कौन से, उससे हमने क्या लिया है, दो चीज़ ली है। पहली चीज़ क्या है कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हम अमेंडमेंट करेंगे, उसका कुछ ना कुछ प्रोसीजर होना चाहिए कि कैसे क्या अमेंड करेंगे हम, तो ये प्रोसीजर जो हमने है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है। दूसरा, और इसमें हम एक चीज़ और क्या करेंगे, जो राज्यसभा की नॉमिनेशन की बात करें, नॉमिनेट कैसे करने मेंबर, वो हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यदि यही बात हम करें कि जो मेंबर है राज्यसभा के वो अपॉइंट कैसे करने हैं, ठीक है, मेंबर कैसे अपॉइंट करने हैं, वो हमने जो प्रोसीजर है वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। लास्ट आपका आता है जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जैपनीज हमने क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ दिखता है, अंडर आर्टिकल 20, ठीक है। तो ये सारे आपके सोर्सेज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये आप सारे याद रखोगे। अब हम दो दो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। स्केड्यूल, स्केड्यूल कितने हैं अब आपके, 12 है, क्या है आपके जो चलती आ रही है वही ट्रिक है आपकी, ज़्यादा आपको और मैं मगअप नहीं करवाऊंगा, यही आपके ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो इसमें यदि हम देखें कि यह कैसे काम करेगी, टीयर्स, टीयर्स मतलब टेरिटरी, टेरिटरी क्या बात कर रहे हैं, स्केड्यूल 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ई मतलब अमोलमेंट, अमोलमेंट मतलब यदि आपके क्या कुछ अलाउंसेस रहेंगे, ये स्केड्यूल 2 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 3 में हम क्या बात कर रहे हैं, अफर्मेशन, ठीक है, अफर्मेशन मतलब ओथ एंड अफर्मेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये हमारे स्केड्यूल 3 में। आर मतलब राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा हम स्केड्यूल 4 में बात कर रहे हैं। एस मतलब SC ST के जो प्रोविजन है वो हम स्केड्यूल 5 में बात कर रहे हैं। TS ऑफ ओल्ड पीएम है, यहाँ पे SC ST आ गई, और बाकी जो अदर ट्राइबल्स हैं वो आपके आते हैं शेड्यूल 6 में, जो हम AMTM से याद रखते हैं, असम जो आपके मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है, वो आपके इसमें कवर होते हैं, ठीक है। F मतलब फेडरल लिस्ट, ठीक है, फेडरल लिस्ट मतलब 7th, जो डिवीजन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, इसमें हम 3 बात करते हैं ना, सेंटर, स्टेट और आपकी कंकरेंट की बात करते हैं। सेंटर में आपके अभी कितने हैं, 100, पहले कितने थे, 97, अभी स्टेट में आपके कितने हैं, यदि हम स्टेट की बात करते हैं तो अभी आपके 61 है, पहले कितने थे, 66, ठीक है। अभी कंकरेंट की बात करते हैं तो 52 है, पहले कितने थे, 47, ठीक है।
तो ये आपके पांच जो कंकरेंट ऐड हुए हो स्टेट के हुए हैं, वो कैसे ऐड हुए हैं? वो आपके 42nd ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत ऐड हुए हैं। क्या 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 कुछ थे वो आपके जो ऐड हुए हैं? वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड थे, ये याद रख लेना, ये काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाता है इसमें। एजुकेशन से रिलेटेड थे, फॉरेस्ट था, ठीक है, वाइल्ड लाइफ था, वेट एंड मेजर्स, 4 हो गए। पांचवा आपका क्या था? पांचवा आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशरी। ठीक है, ये 5 चीज़ आपकी स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में चली गई थी। ठीक है, टीएस ऑफ ओल्ड पीएम, OLD। ओ मतलब आपका क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज पहले आपकी कितनी थी? 14, अभी आपकी कितनी है? 22। ऐड कितनी हुई है? 8। ठीक है, 8 कौन कौन सी आपकी ऐड हुई है? 3 अमेंडमेंट के तहत, 21st, 71st और 92nd। 21st में क्या है? सिंधी ऐड हुई है आपकी। ठीक है, 71st में 3 ऐड हुई है आपकी। 3 आप कैसे याद रखोगे? एक्रोनिम यदि मैं बताऊं तो आपको वो याद रखोगे नमस्कार से। ठीक है, N फॉर नेपाली, M फॉर मणिपुरी, ठीक है, K फॉर आपकी कोंकणी। ठीक है, 92nd से आपकी 4 ऐड हुई है, क्या है? BDSM मतलब बोडो, डोगरी, ठीक है, संथाली और आपकी मैथिली। ठीक है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, अब ओ का आपका कवर हो गया। एल क्या है? आपकी लैंड फॉर्म्स है। लैंड फॉर्म्स में क्या है? आपके 9th शेड्यूल है वो डील करता है। ठीक है, 9th शेड्यूल आपके जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, ये आपके अंडर आर्टिकल 31B जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है। पहले नहीं आता था, अब 2007 के बाद जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है। डी मतलब आपका डिफेक्शन, मतलब एंटी डिफेक्शन की बात कर रहे हैं। एंटी डिफेक्शन जो हमारा कब आया था? आपका 1985 में। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और PM, पी मतलब पंचायत, हम बात कर चुके हैं कौन से क्या आपके अमेंडमेंट के तहत आए थे। और लास्ट है आपका म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, ये आपके स्केड्यूल हैं, ये आप सारे याद रखना। ठीक है, हाँ। फिर आपके आते हैं मेन पार्ट्स। पार्ट्स वही करेंगे हम जो मेन है, सारे हम पार्ट्स हैं वो हम पार्ट सारे नहीं करेंगे, जो मेन पार्ट है वही करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट जो आपका आता है वो आपका डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, सेकंड जो आपका आता है, सेकंड आपका आता है सिटीजनशिप। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या आता है आपका? फंडामेंटल राइट्स। फोर्थ पार्ट क्या आता है आपका? DPSP। ठीक है, फोर्थ फिर ए, ये आप हमने देखा था फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फिफ्थ क्या आता है आपका? पूरा यूनियन से डील करता है। तो सिक्स होता है आपका पूरा स्टेट से डील करता है। ठीक है, सेवन्थ आपका रिपील हो गया था। एट्थ फिर आपका जो आता है वो आपका किससे डील करता है? यूनियन टेरिटरीज से। वो फर्स्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है। ठीक है, ये है यूनियन टेरिटरी, यूटी जो बोलते हैं हम। ठीक है, जो नाइन्थ आपका आता है वो किससे डील करता है? वो आपके पंचायत से। ठीक है, इसमें बाइफर्केशन है काफ़ी। 9th A वो आपका म्यूनिसिपैलिटीज से। ठीक है, 9th B ये हम देख चुके हैं पहले भी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, फिर आपका जो 10th आता है, 10th आपका जो होता है वो आपका स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज से आता है। ठीक है, 11th इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, 12th इंपॉर्टेंट नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है। फिर हम 14A देखते हैं। 14A जो आपका आता है वो इंपॉर्टेंट है, वो किसके रिगार्डिंग है? ट्राइब्यूनल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर आपका जो 15 आता है, 15 इलेक्शंस के रिगार्डिंग है। ठीक है, आपका जो 16 है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 17 जो आता है आपका वो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज के रिगार्डिंग है।
ठीक है। जो 18th आता है आपका, वो आपके इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं उसके रिगार्डिंग है। ठीक है। और लास्ट जो आपको याद रखने हैं वो है 20th। ठीक है। वो क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है। ये आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट होती है, हम जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है।